तो अब हम अपना रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का। तो ये अपने पास में टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, टॉपिक्स को देख लो क्योंकि अब उसके अकॉर्डिंगली ही अब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वही सबसे पहली चीज़ आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब हो जाता है जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करी है किसी भी पार्टिकल ने, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिस्टेंस को। ठीक है, और जो चेंज इन पोजीशन है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो वेक्टर बना देंगे उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो पाथ की लेंथ है वो है डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का है उसको बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। इस पे बेस्ड अपने पास में कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट क्या है अपने पास में कि डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, डिस्टेंस या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा, घटेगा नहीं, ना ही कभी नेगेटिव होगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल कब रहेंगे, जब मोशन है वो स्ट्रेट लाइन हो बिना किसी यू टर्न के। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम रहेंगे, अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है अपने पास में स्पीड। बाई स्पीड निकालना बिल्कुल आसान है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड दो टाइप की डिफाइन करी जाती है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही सिर्फ स्पीड भी बोला जाता है। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस को मैंने लिख दिया है पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन उसको बोला जाता है एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड या सिर्फ स्पीड किसको बोला जाएगा, किसी भी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे जो स्पीड है उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो टाइम की लिमिट है वो 10 to 0 होनी चाहिए, या इस चीज़ के लिए हम यूज कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो स्पीड निकल के आएगी उसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड जो है अपने पास में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और स्पीड में अपने पास में 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो जाता है 5/18 मीटर पर सेकंड, या 18 किलोमीटर पर आवर का 5 मीटर पर सेकंड में लिखा जा सकता है। ये अपने पास में स्पीड को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट अपने पास में भाई एवरेज स्पीड निकालनी हो और किसी अलग तरीके से कंसेप्ट गिवन हो। ठीक है, अगर अपने पास में जो जर्नी है वो इक्वल इक्वल टाइम के गैप में डिवाइडेड हो, और हर टाइम गैप में जो एवरेज स्पीड है उसकी वैल्यू गिवन हो, तो हमें अगर टोटल पाथ के लिए एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, जैसे ये है टोटल पाथ, इसमें इतने से के लिए एवरेज स्पीड है 1, इतने से के लिए एवरेज स्पीड है 2, इसके लिए 3 है। ठीक है, और टी टाइम, पहले टी टाइम के लिए एवरेज स्पीड v1 थी, दूसरे टी के लिए v2, तीसरे टी टाइम के लिए v3। तो अगर हमें एवरेज निकालनी है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, या इसका सिंपल एवरेज निकाल लेंगे। उससे आ जाता है इक्वल टाइम में अगर हमने जर्नी को डिवाइड किया हुआ है तो एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है। नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर बेटा अपनी जो जर्नी है उसको इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड कर दे, ऐसे बोल देते पहले 2 मीटर के लिए जो स्पीड है वो v1 है, अगले 2 मीटर के लिए जो स्पीड है वो है v2, अगले 2 मीटर के लिए स्पीड है v3। तो उस केस में एवरेज स्पीड निकाली जाती है हार्मोनिक मीन निकाल के, और हार्मोनिक मीन ऐसे निकाला जाता है n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ऐसे ऐड करते हुए जाएंगे 1/v तक। दो टर्म है तो दो टर्म लिख लेंगे, 1/v1 प्लस 1/v2, आगे की टर्म नहीं आएंगी। अगर 3 टर्म्स है तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, बस इतना सा आता है। ये अपने पास में इक्वल डिस्टेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें अपने लिए डायरेक्शन भी मैटर किया करेगी। ठीक है, वेलोसिटी में आता है सबसे पहला जो है वो की है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिख रहा हूँ चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, इस तरीके से निकाला जा सकता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिर्फ वेलोसिटी, दोनों का मतलब सेम ही है। इसको निकालने का तरीका हो जाता है किसी टी टाइम पे जब अपने पास में टाइम का जो गैप है वो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो, तो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकाल लेंगे, या सिंपली डिफरेंशिएशन कर देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अगर प्लस एक्स में जा रहा है तो वेलोसिटी भी प्लस एक्स में है, माइनस एक्स में जा रहा है तो वेलोसिटी भी माइनस एक्स में, प्लस जेड में जा रहा है तो वेलोसिटी भी प्लस जेड में है, ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट है। वो क्या है कि एवरेज जो स्पीड है वो अपने पास में हमेशा ज़्यादा या इक्वल रहती है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। सिमिलर जो डिस्टेंस वाला केस था वही है। इंस्टेंटेनियस की अगर मैं बात करूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों की वैल्यू इक्वल ही रहेगी। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल स्टॉप होता है तो उसका मतलब उसकी वेलोसिटी वहां पे जीरो है। अगर कोई पार्टिकल यू टर्न भी लेता है तो एक मोमेंट पे स्टॉप होगा, उसके बाद में वापस आएगा। जैसे एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है वापस ऐसे आएगा, तो इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। ये है इस लास्ट लाइन का मतलब। नेक्स्ट अपना जो कंसेप्ट है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में देखो क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में देखो बेटा, दो टाइप के एक्सेलरेशन रहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उसको निकाल लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की क्या डायरेक्शन होगी, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी, जिस तरफ वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा। इस पे बेस्ड अपने पास में कुछ की पॉइंट्स हैं। तो देखो, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो जाता है जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब है जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन के पास दो चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दोनों में कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो बोला जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हैं, तो उस केस में पार्टिकल हमेशा स्पीड अप करता है, उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। ठीक है, उस केस को बोला जाता है एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो पार्टिकल स्लो डाउन करेगा, और उस चीज को बोला जाता है रिटार्डेशन। चाहे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, दोनों केस में पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। इसके अलावा कुछ एंगल बन रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, तो उसका पाथ बनता है पैराबोलिक। ये सारे केस सिर्फ जब वैलिड हैं जब अपने पास में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, ठीक है, अदरवाइज ये केस वैलिड नहीं है। ओके, नेक्स्ट अपने पास में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बेटा दो और फॉर्मूले होते हैं, इन चीज का भी यूज किया जा सकता है। अगर पोजीशन गिवन है तो एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला है डी वी बाई डी टी। अगर हम एक्स का ही दो बार डिफरेंशिएशन कर दें, पोजीशन का ही दो बार डिफरेंशिएशन कर दें, तो भी एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। अगला फॉर्मूला है डी वी बाई डी टी, इसमें मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया, डी एक्स बाई डी टी को एक साथ लिख दिया जो कि वेलोसिटी बन गया, बाकी बच गया है डी वी बाई डी एक्स। तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी अगर पोजीशन का फंक्शन हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे v इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट आता है अपने पास में काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, उसमें जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वो ये तीन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनका मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है। ठीक है, तीन के अलावा और इक्वेशन भी बनाई जा सकती हैं। कभी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 कर देंगे। कभी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम कर देंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी बाई टू, जो कि अभी लिखा था, इनटू टाइम, ऐसे भी किया जा सकता है। और अगर फाइनल वेलोसिटी की टर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं s इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये आ जाएगा। डन है। अब इसके बाद में कुछ ग्राफिकल सेक्शन के बारे में क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप के जो ग्राफ आते हैं अपने पास में वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे होते हैं, एक तरफ वर्टिकल एक्सिस पे तो लिखेंगे पोजीशन
और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखेंगे टाइम। तो ऐसा कोई भी ग्राफ होगा उसमें कभी मुझे स्लोप निकालनी हुई तो स्लोप के लिए कर लेंगे dx बाई डी टी, और जो स्लोप है वो dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी रिप्रेजेंट कर रही होती है वेलोसिटी। ऐसा कोई भी ग्राफ होगा उसमें जो स्लोप होगी वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। फर्स्ट ग्राफ देखो बेटा, इसमें स्लोप जीरो है, इसका मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है और पार्टिकल रेस्ट पे है। सेकंड ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है कि इसकी स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव और कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी है और वेलोसिटी ही स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ में। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। इस वाले केस में देखो पहले स्लोप ऐसी है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है, तो स्लोप बढ़ती जा रही है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीज कर रही है मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि इसकी स्लोप इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट अपने पास में ये यहाँ पे देखो पहले स्लोप ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, इसका मतलब है स्लोप डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब है एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो ये अपने पास में ए बी सी और डी ये चार ग्राफ हैं। ठीक है, अगले टाइप का जो ग्राफ आता है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ यही है। इन ग्राफ में बेटा अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप आ जाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन, मतलब वर्टिकल कोऑर्डिनेट अपॉन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, जो कि आएगा dv बाई डी टी, और ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट चीज निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व। ऐसा कोई ग्राफ है उसके अंडर में एरिया क्या होगा? एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीग्रेशन वर्टिकल कंपोनेंट इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का dt। ठीक है, तो v dt हमने लिख लिया है, तो v dt को v को लिखा है dx बाई डी टी इंटू डी टी, तो dt से dt कैंसिल आउट, ये क्या बचा है dx, और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो डेल्टा x आएगा। तो एरिया अंडर द कर्व होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और जो स्लोप होगी वो हमें बताएगी एक्सेलरेशन। तो इसलिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी। कुछ जो बेसिक ग्राफ है उनकी प्रॉपर्टीज के साथ हमें उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ग्राफ है बेटा इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है जिसके अंदर में ऐसे अपने पास में ये ग्राफ है। इसकी बेटा स्लोप देखेंगे तो इसकी स्लोप क्या है? जीरो। तो स्लोप जीरो है मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो फर्स्ट ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड ग्राफ है जिसकी जो कि स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है। थर्ड ग्राफ में बेटा एक्सेलरेशन है, इसकी स्लोप बढ़ती जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसका बढ़ता जा रहा है। फोर्थ ग्राफ है इसकी स्लोप कम होती जा रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से ए बी सी और डी जो चार ग्राफ हैं ये हमने बना लिए हैं, इनका मतलब भी समझ लिया है। नेक्स्ट आता है अपने पास में एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ देखो कैसे रहता है। ऐसे ग्राफ में अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप आ जाएगी डी ए बाई डी टी, ए और टी वर्टिकल कंपोनेंट और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनका डिफरेंशिएशन जो कि होता है जर्क, जिसका कोई भी रोल यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंटीग्रेशन ए डी टी, ए को लिख दिया डी वी बाई डी टी इंटू डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट डी वी। तो ऐसा ग्राफ है जो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, उसमें एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट कर रहा होता है चेंज इन वेलोसिटी को। तो ये अपने पास में तीन ग्राफ मैंने बना दिए हैं, एरिया और मतलब एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। पहले में देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दूसरे वाले केस में एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तीसरे वाले केस में एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बाकी जर्क के बारे में तो लिखना है ही नहीं, इसलिए हमने लिखा भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है अपने लिए मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब कि फ्री फॉल भी जिसको बोल सकते हैं, कि ग्रेविटी में पार्टिकल किस तरीके से मोशन करेगा। तो इसमें सबसे पहला जो केस आता है वो है ग्राउंड टू ग्राउंड। किसी पार्टिकल को हमने ग्राउंड से थ्रो किया है और वापस आके वो ग्राउंड पे ही गिर गया है। तो देखो ग्राउंड से किसी पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो वो पार्टिकल सबसे पहले तो तेज जाएगा, उसके बाद धीरे हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड लग रहा है।
तो फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन के लिए वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलेरेशन नीचे है, तो रिटार्डेशन हो रहा होगा, पार्टिकल स्लो होता हुआ चला जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। वापिस से पार्टिकल फिर ऊपर से नीचे आता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई चलती है। तो ऊपर से नीचे आते टाइम में नीचे की तरफ वेलोसिटी है, नीचे ही एक्सेलेरेशन है, तो इसको बोलते हैं एक्सेलेरेटेड मोशन। तो सेकंड हाफ में एक्सेलेरेटेड मोशन है, फर्स्ट हाफ में रिटार्डेशन मोशन। तो ये होता है अपने पास में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे पहले इस केस में आता है, इसमें जो केस आता है वो है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है ऊपर जाने का टाइम, नीचे से ऊपर आने का टाइम। उसका आंसर आता है u बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट है ऊपर से नीचे तक आने में, दोनों का टाइम सेम ही आता है, जितनी देर में ऊपर जाएगा उतनी ही देर में नीचे गिरेगा। ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका आंसर आ जाता है इन दोनों का सम, जो कि आएगा 2u बाई जी। नेक्स्ट आ जाता है हाइट कवर्ड, पार्टिकल कितनी हाइट कवर करेगा, तो हाइट कवर का फॉर्मूला आ जाता है u स्क्वेयर बाई 2g। इतनी हाइट तक पार्टिकल जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे h से लिखा है। अगर मान लो इसी में और केस आते हैं कि टॉप से अगर बॉटम पे किसी पार्टिकल को गिराया जा रहा है तब, तो देखो h हाइट से मैं किसी पार्टिकल को ऊपर से नीचे गिरा रहा हूँ, तो उसकी वेलोसिटी, रेस्ट से गिराया था मैंने, उसकी वेलोसिटी नीचे नीचे आते जाते हैं तो बढ़ती हुई चलती है। तो इस लेवल पे जब ये पहुंच जाएगा पार्टिकल, तो कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फॉल। जिस वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है उसका आंसर होता है √2gh। और ऊपर से नीचे तक गिरने का टाइम, उस टाइम का फॉर्मूला होता है √2h बाई जी। आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको याद हैं, अगर नहीं याद हैं तो याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट अपने पास में अगला कंसेप्ट है गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे इनिशियल वेलोसिटी 0 से और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ में या कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ में, तो उस केस में क्या है कि इक्वल इक्वल टी टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस चलेगी बॉडी, उसका रेशियो ऐसे एग्जिस्ट करेगा ओड नंबर्स का रेशियो, जैसे 1:3:5:7, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स। तो पहले टी टाइम में बॉडी x चली है, नेक्स्ट टी टाइम में बॉडी 3x चली है, नेक्स्ट टी टाइम में बॉडी चली है 5x, नेक्स्ट टी टाइम में बॉडी चली है 7x। इस तरीके से गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर का यूज किया जा रहा है। इस पे बेस्ड एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, एक टैप है जहां से इक्वल इक्वल इंटरवल के बाद में टाइम पे, मतलब बराबर टाइम के बाद में बूंदें गिरती जा रही हैं। तो बेटा पहली ये वाली बूंद जैसे ही जस्ट रिलीज हुई है और ये वाली बूंद है, तो इन दोनों बूंद के बीच में गैप है वो x है। इससे जस्ट नेक्स्ट दो बूंदों के बीच का डिस्टेंस होगा 3x, इससे अगली के बीच का 5x, ऐसे ही इससे अगली दो बूंदों के बीच में अगर पूछा जाए तो 7x होगा। ये भी कंसेप्ट का यूज किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में जो कंसेप्ट है वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है कि जैसे कि कोई कार चल रही है u वेलोसिटी से और उस पर उसको हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, ब्रेक का मतलब है रिटार्डेशन, बैकवर्ड डायरेक्शन में उस पर रिटार्डेशन अप्लाई कर दिया, तो कार स्लो होती हुई चली जाएगी और इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके तो स्टॉप होगी। तो जितनी सी दूर जाके वो स्टॉप होगी उसको बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसका आंसर आता है u²/2a। और जितने से टाइम में वो कार रुक जाएगी उसको बोलेंगे स्टॉपिंग टाइम। उसका आंसर होगा u/a। नेक्स्ट आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकंड। जैसे 5वीं सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट चला है, 20वीं सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट चला है, उसके लिए अपना फॉर्मूला हो जाता है Sn = u + a/2 × 2n-1। ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। अगला है अपने पास में रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में जो बेसिक कंसेप्ट है वही करेंगे, ज़्यादा डीप में नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है। और इसकी प्रॉपर वीडियो भी मैं बनाने लग रहा हूँ इस चैप्टर की, और वीडियो बनते ही इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी ही वो वीडियो आपको लिए तैयार हो जाएगी, इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। रिलेटिव मोशन का देखो क्या है, वन डायमेंशन का रिलेटिव मोशन करने वाले हैं। रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन का मतलब है पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी।
रिलेटिव वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और रिलेटिव एक्सेलेरेशन के लिए फॉर्मूला होगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ। इस पे बेस्ड अपने पास में कुछ पॉइंट है, ठीक है। कोई भी ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में उसकी खुद की वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, ठीक है। जैसे हम बेटा कितनी ही तेज दौड़ लें खुद से आगे नहीं निकल सकते, यही अपने पास में कंसेप्ट है। खुद के रेस्पेक्ट में अपनी जो वेलोसिटी है वो हमेशा ही जीरो रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करके निकाली जा सकती है। दो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक 30 की स्पीड से एक 50 की स्पीड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए 50 में से 30 को घटा देंगे, 20 रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है, दो ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और अगर अपोजिट में जाएंगी तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। एक के पास स्पीड है 10, एक के पास स्पीड है 12, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाएगी दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर देंगे, 10 + 12 जो कि 22 बन जाएगी। इस तरीके से ये निकाला जा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, यही था आज के लिए, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, और अलग से जैसे ही वीडियो तैयार होगी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं और पे जाने की ज़रूरत नहीं है, नई यूट्यूब चैनल पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।